अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शुमार भी उन लोगों में हो जो इकॉनमी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इकॉनमी को अंडरस्टैंड करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं, जिनके मैं आपको अभी नाम बताता हूँ। अगर आपने उन 4-5 चीज़ों को स्टडी कर लिया और आप उनको अंडरस्टैंड करने लग गए, तो आपको भी इकॉनमी की समझ आने लग जाएगी। अब मैं आपको इन 4-5 चीज़ों के नाम बताता हूँ। इसमें एक चीज़ है फ़िस्कल पॉलिसी, जिसमें हुकूमत बजट बनाती है, नंबर 1। नंबर 2 है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है और सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के कि इकॉनमी में हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। तीसरी इसमें चीज़ है, एक चीज़ होती है करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो हमारी इकॉनमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जो बताता है कि हम इकॉनमी के लिहाज से कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। तो जब भी हम करंट अकाउंट बैलेंस को समझेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। चौथी चीज़ इसमें होती है एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आजकल रुपये के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू 250 तक पहुंची हुई है। ठीक है। और पांचवी चीज़ है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो हमारे सेंट्रल बैंक में मौजूद फॉरेन करेंसीज होती हैं, लेकिन अगर आपने इसको सही तरह समझना है तो आपको दो सवालों के जवाब चाहिए। एक ये कि कोई भी मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कमाता कहाँ से है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सोर्सेज क्या होते हैं। और दूसरा ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी इकॉनमी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एक मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ कहाँ खर्च करता है। तो अगर आपने इन दो सवालों के जवाब को समझ लिया तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को समझ जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक कंट्री रिजर्व्स कमाता कहाँ से है। तो ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो रिज़र्व के सोर्सेज हैं वो मेजर तीन हैं। एक है उसमें एक्सपोर्ट्स की पेमेंट। जब हमारे बिजनेसेस और एक्सपोर्टर अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस दुनिया को बेचते हैं तो वहाँ से उनको पेमेंट आती है और वो पेमेंट आती है फ़ॉरेन करेंसी में, ख़ास तौर पे जिसमें डॉलर शामिल होते हैं। तो वो डॉलर्स हमारे रिज़र्व का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद एक दूसरा है रेमिटेंसेस। अब हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो भी जब पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं तो वो भी हमारे रिज़र्व का पार्ट बन जाता है। तीसरा है इसमें बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेना। अब लोन भी बहुत तरीक़ों से लिया जाता है, जिसमें एक है बॉन्ड्स इशू करना, दूसरा है इसमें इंटरनेशनल बैंक से बोरोइंग करना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है आईएमएफ। और पाकिस्तान के केस में हम बोरोइंग अपने फ्रेंडली कंट्री से भी करते हैं कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई हमारे सेंट्रल बैंक में 1 बिलियन या 2 बिलियन डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे हमें सपोर्ट मिल जाती है, थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाता है और बाद में हम उनको ये पैसे सूद समेत वापस कर देते हैं। तो पाकिस्तान के केस में जो मेजर तीन सोर्सेज हैं रिज़र्व के, उसमें एक है एक्सपोर्ट की पेमेंट, रेमिटेंसेस और बोरोइंग। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के यूजेस क्या होते हैं। एक इकॉनमी में हम इन रिज़र्व्स का करते क्या हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो हम रिज़र्व का करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट की पेमेंट करते हैं। अब इंपोर्ट करना किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इंपोर्ट की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इसमें एक होता है लग्जरी आइटम की इंपोर्ट करना, जिसमें आ जाती हैं कारें और वॉचेस और दूसरी ब्रांड की चीज़ें। दूसरी इसमें कैटेगरी होती है रॉ मटेरियल की। अब हम सबको पता है कि आजकल आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल उसी मुल्क में नहीं मिलते। आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बाहर से भी मंगवाने पड़ते हैं। तो आपको अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। और तीसरी इसमें कैटेगरी है असेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट, जिसमें आ जाती है फूड और मेडिसन। जैसे कि आजकल हमारे पास फूड और मेडिसन के लिए भी एलसी ओपन करने के पैसे मौजूद नहीं हैं। दूसरा जो यूज़ होता है रिज़र्व का वो होता है डेट रीपेमेंट। अब आजकल की इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें तकरीबन हर हुकूमत वो लोन लेती है, वो डेट लेती ही लेती है, चाहे वो अमेरिका हो या अफ़गानिस्तान हो। तो जो डेट की रीपेमेंट करनी होती है वो भी हमने रिज़र्व से करनी होती है। तो अगर कोई भी हमारा लैंडर जिससे हमने लोन लिया हो उसको हम टाइम पर लोन वापस ना कर पाएँ,
तो वो हमें डिफ़ॉल्ट भी डिक्लेयर कर सकता है, और डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने के फिर इकॉनमी में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। अब वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पे ख़त्म हो जाते हैं, इंपोर्ट की पेमेंट करना और अपने डेट की रीपेमेंट करना, मतलब कि लोन को वापस करना। लेकिन इसके अलावा भी रिज़र्व के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से मैं आपको दो के नाम बताता हूँ। एक होता है करेंसी मैनेजमेंट, मतलब कि आप अपने रिज़र्व को यूज़ करके अपनी करेंसी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो किसी सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने रिज़र्व को यूज़ करके करेंसी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और क्या हमें इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा यूज़ होता है रिज़र्व का, वो होता है अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज़ को फाइनेंस करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहाँ पर आइडियल के सिनारियो तो ये होना चाहिए कि जो भी गवादर में इन्वेस्टमेंट हो रही है या जो भी सी पैक के मदद से रोड बन रहे हैं और एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इन सब की फाइनेंसिंग जो हो वो हमारे अपने स्टेट बैंक के पैसों से ही हो। लेकिन चूंकि हमारे स्टेट बैंक में हमारी इकॉनमी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे इतने रिजर्व्स होते ही नहीं हैं, इस वजह से हम इन सारी डेवलपमेंट की जो फाइनेंसिंग है वो खुद नहीं करते, जबकि हम चाइना की तरफ देखते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं। तो रिज़र्व की मैंने आपको चार यूजेस बताए हैं। उसमें से एक है इम्पोर्ट की पेमेंट, दूसरा है डेट रीपेमेंट, तीसरा है इसमें करेंसी मैनेजमेंट, और चौथा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को फाइनेंस करना। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे पैसे भी होते हैं जो पाकिस्तान में तशरीफ़ तो ले आते हैं, लेकिन वो हमारे रिज़र्व का पार्ट नहीं होते। ठीक है, हम उनको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह हम रिज़र्व को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी 2023 में जनेवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में फ्लड आया था और दुनिया उसके हवाले से हमारी मदद करना चाहती थी। तो उसमें दुनिया ने तकरीबन 9 से 10 बिलियन हमें प्लेज किए हैं। तो ये जो 9 से 10 बिलियन हैं, ये कहाँ स्टैंड करते हैं? तो नंबर वन, ये प्लेजेस हैं। तो ये 6 महीने बाद या 3 महीने बाद तो ये पैसे आना शुरू होंगे, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि ये पैसे डिपेंड करता है कि यूनाइटेड नेशंस किस मैकेनिज़्म के थ्रू इन पैसों को यूटिलाइज़ करती है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपनी ऑब्जर्वेशन में एक कमेटी बना देगी, ठीक है, उसके कंट्रोल में ये फ़ंड होगा जो दुनिया ने हमारे नाम पे दिया होगा, और यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली जो चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए वो प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड आने की वजह से बहुत सारे लोगों को टेम्परेरी घर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, मेडिसन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली ये चीज़ें प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा जब पानी खुश्क हो जाएगा, ठीक है, और उसकी पर जब रिकन्स्ट्रक्शन होगी, तो यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली वो रिकन्स्ट्रक्शन करवा देगी किसी भी कंपनी के थ्रू। वो कंपनी पाकिस्तानी भी हो सकती है या इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो ये हो सकता है। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पैसे सेंट्रल बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक में आ भी जाते हैं, तो सवाल ये है कि क्या उन 9-10 बिलियन से हम इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं? क्या उन पैसों से हम करेंसी को मैनेज कर सकते हैं? क्या उन पैसों से हम अपनी डेट की रीपेमेंट कर सकते हैं? क्या उन पैसों से हम अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, डेवलपमेंट में लगा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो पैसे अगर हमारे रिज़र्व, हमारे स्टेट बैंक में आ भी जाते हैं, तो उनको इस्तेमाल हमने फ्लड के लिए ही करना होगा। तो जो पैसे हमें जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मिले हैं, वो फ्लड के पैसे हैं और उससे हम अपनी इकॉनमी को संभाल नहीं सकते।